साउंड है। चलिए भाई आ जाइए स्टूडेंट्स सारे लाइव फटाफट। मैं आपका फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एमी गोल्ड मेडलिस्ट फिर से आपके सामने हूँ एक बार वापस महाअभ्यास की क्लास लेकर, जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। 3 तारीख से मैं 3 मार्च की पहली शिफ्ट से मैंने से शुरू कर दिया था और आज हम बात करेंगे 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट की। क्लियर है? तो सबसे पहला काम आपका फटाफट इस क्लास की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो, उन तक ये पहुंच जाए और वो तैयार हो जाएं अपने एग्जामिनर को 2021 में फेस करने के लिए। तो ये जो महाअभ्यास सेशन एग्जामपुर पर चल रहा है वो सिर्फ इसीलिए चल रहा है ताकि 2021 में आप अपने एग्जामिनर को पहचानना सीख जाएं, क्योंकि अगर हमें उससे लड़ना है तो हमें उसकी पावर का, उसकी कमज़ोरियों का अंदाज़ा होना चाहिए। और ये पूरा महाअभ्यास सेशन आपको तैयार करता है उसकी पावर को ओवरकम करने के लिए, जो आपको पावर चाहिए वो ग्रैस्प करने के लिए। चलिए तो अपना सेशन शुरू करते हैं। फटाफट लाइव आ जाइए स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए। और आज आपके मैसेजेस में कम देखूंगा, पूरा कंसंट्रेशन मेरा इस पेज को और इस टेस्ट को समझाने में रहेगा, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास से आपको मिल सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं 2019 के उस पेपर की जो कि 2020 6 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस ही हथौड़ा दे दिया गया है हमारे सर पर। एग्जामिनर ने जो है हमसे एक्टिव पैसिव यहां पर पूछ लिया है, और मैंने आपको बताया है कि एक्टिव पैसिव अगर आ जाए तो घबराना मत, एमी का नाम ले लेना, एक्टिव पैसिव डर के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को ट्रिक बता देता हूं कि बिना पढ़े एक्टिव पैसिव कैसे 2 सेकंड में आप सॉल्व करोगे, केवल कुछ बेसिक रूल्स की नॉलेज लेकर। तो चलो आप देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। अब स्टूडेंट्स गौर से देखो, आपको यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रूल बताता हूँ। वो रूल ये है कि जब भी आप किसी, देखो यहाँ मॉडल वर्ब है, और जब भी आप किसी मॉडल वर्ब का पैसिव बनाते हो ना, तो आपको रूल लगाना पड़ता है मॉडल प्लस बी। ठीक है? कि जब भी आप किसी मॉडल वर्ब का एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्जन करोगे तो आपको वहां पर बी लगाना जरूरी होगा। अब देख लो कि कहां कहां पर बी दिखाई दे रहा है। क्या पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहां एग्जामिनर ने कैन लगाया है, और एक्टिव टू पैसिव बनाते वक्त कुड का कैन नहीं बनता, कैन का कुड बनता है। और वो भी बनता है कैन का कुड केवल नरेशन में, और यहां पर तो एक्टिव पैसिव की बात है, यहां पर कैन का कुड नहीं बनता। यहां एक्टिव में जो मॉडल वर्ब होता है, पैसिव में भी वही मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। अब सेकंड में है, हाँ भाई सेकंड में तो है। थर्ड देख लेते हैं, क्या थर्ड में है? नहीं है। क्या डी में है? नहीं है। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बिना पढ़े होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड। है ना? क्या मुझे टाइम लगा? नहीं लगा, आपको भी नहीं लगेगा। जो मेंस में हमारे एक्टिव पैसिव 10 क्वेश्चन तो पक्के होते हैं, और 10 क्वेश्चन पता है आपको 10 सेकंड के होते हैं। एक बार मेरी एक्टिव पैसिव की क्लास अटेंड कर लिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि वो 10 क्वेश्चन 10 सेकंड के हैं। मेंस के स्टूडेंट्स तैयार रही है, इसी एग्जाम पर मैं मेंस का बैच लेकर आऊंगा, तब आपको वो अटेंड करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से हमसे फिलअप पूछा है, यानी कि हमसे ग्रामर पूछी है, और हमारा सेंटेंस है द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। अब सिचुएशन ऐसी है कि एक गरीब आदमी है, और वो गरीब आदमी रोज रेस्टोरेंट के सामने से निकलता है, जो कि एक महंगा रेस्टोरेंट है। वो रोज उस रेस्टोरेंट के सामने से निकलता है, और उसका मन ललचाता है कि वो उस रेस्टोरेंट में जाए।
वो उस रेस्टोरेंट को रोज देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसे मोहित करता है। तो मोहित करने वाला डेल्यूडेड कहलाता है। मोहित करने वाला डेल्यूडेड कहलाता है। क्या किसी रेस्टोरेंट में लिखा होता है कि गरीब अंदर नहीं आ सकता? नहीं लिखा होता। डिनाइड हो नहीं सकता, डिवॉइड हो नहीं सकता, डेराइव हो नहीं सकता। बस सिचुएशन यह है कि चूंकि वो गरीब है, जा नहीं सकता, लेकिन वो रेस्टोरेंट उसे अट्रैक्ट करता है। हमारे पास एक छोटी कार है, पता पड़ा हमारे पास मारुति की कार है और हमारे सामने मर्सिडीज निकल जाए, तो उस मर्सिडीज क्या करेगी? वो मर्सिडीज हमें अट्रैक्ट करेगी। तो मोहित करने वाली चीज डेल्यूटेड होती है। क्लियर है? चलिए पढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यानी हमसे फिर से ग्रामर पूछ ली गई है यहां पर। और हमारा सेंटेंस है वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो एट अ कप दे रखा है, बस गड़बड़ वहीं पर है। ये जो एट अ कप है ना, गड़बड़ यहीं पर है। क्यों? क्योंकि जब भी डिस्कशन होती है तो डिस्कशन ओवर द कप होती है, ओवर द कप, ना कि एट आ कप। या तो ओवर आ कप का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि बोलते हैं ना, एक इडियम कहा जाता है कि आई विल स्लीप ओवर इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो डिस्कशन दो लोगों के बीच में होती है, तो बोलते हैं चलो भाई चलते हैं, चाय की एक एक प्याली लेते हैं या कॉफी का एक एक कप लेते हैं और चलो इस बारे में बात करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो हमेशा ओवर आ कप होती है, ना कि एट आ कप। तो यहां आंसर होगा ओवर आ ओवर आ कप। क्लियर है? ना कि एट आ कप। तो हमारी प्रॉब्लम है डी ऑप्शन में, एट आ कप को हम रिप्लेस कर देंगे ओवर आ कप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन हमसे पैराजंबल पूछ लिया गया है। और पैराजंबल फिर मैं याद दिला दूं कि ये भी एक्टिव पैसिव की तरह 2 सेकंड का ही मेहमान होता है। अगर आपने इसकी ट्रिक्स पढ़ी हैं तो जब मेरी क्लासेस होंगी यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि पैराजंबल में कितनी सारी ट्रिक्स हम लोग लगा सकते हैं। पैराजंबल की ट्रिक्स लगाना अगर हम लोग सीख गए तो समझ लो हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि पैराजंबल हमें बहुत परेशान करने की दम रखते हैं। तो चलो आओ देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लग सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, पहले तो मैं आंसर पर टिक लगा देता हूं। आंसर होगा ए ऑप्शन DACB। आंसर होगा ए ऑप्शन DACB। अब होगा क्यों देख लेते हैं। अब गौर से इस ए को देखना। ए दिया है दीज लॉटरीज। दीज मुझे बता रहा है कि पहले कहीं किसी लॉटरी की बात की गई है, तभी तो उसे ए ऑप्शन में दीज से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले उन लॉटरीज के बारे में तो देखो कि कौन सी लॉटरीज हैं। अब देखो कौन सी लॉटरीज हैं। लॉटरीज हैं पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। कौन सी लॉटरीज? ये लॉटरीज जो लोग खरीदते हैं, जो सरकार निकालती है। ल्यूड बाय दिस भी मुझे बता रहा है कि लॉटरी की बात करी जा रही है, और इन लॉटरी में ही तो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और गोल्ड ऑफर किए जाते हैं प्राइजेस के रूप में। यानी पहले डी आएगा और डी के जस्ट बाद ए आएगा। लॉटरी कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो डी के बाद ए साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर आएगा ए ऑप्शन DACB। और अगर हम बी ऑप्शन को भी गौर से पढ़ते हैं ना, यहाँ पे बी सेंटेंस को, ल्यूड बाय दिस मिलियंस ऑफ पुअर पीपल वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी। क्योंकि ए और सी और डी में केवल लॉटरी के बारे में बताया गया है और बी में बताया गया है कि इसकी वजह से क्या होता है। इसकी वजह से लोग लालच में आके अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो बी जो है ना, वो ये बता रहा है चीख चीख के कि मैं इस पूरे पैराजंबल का लास्ट सेंटेंस हूं
और वो केवल ए ऑप्शन में ही लास्ट में। क्लियर है? तो पैराजंबल सॉल्व होते हैं थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ी सी ग्रामर का यूज करके। चलिए बढ़ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और हमसे एंटोनिम पूछ लिया गया और जो एंटोनिम है, जो वर्ड है वो है फिकल। स्टूडेंट सबसे पहले इसका मीनिंग लिख देता हूं। फिकल का मतलब होता है चंचल। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जो है यहां से वहां, वहां से यहां हर कुछ बोलते हैं, हंसते गाते रहते हैं। ये जो स्वभाव होता है ये कहलाता है चंचल स्वभाव, है ना। एक जगह नहीं टिकने वाला, हमेशा खुश मिजाज टाइप का माहौल बनाने वाला चंचल होता है। तो फिकल का मतलब होता है चंचल, जो एक जगह नहीं टिकता, कभी स्थिर स्टेबल नहीं रहता। और हमसे पूछा गया है एंटोनिम, यानी इसका एंटोनिम होगा सी ऑप्शन, स्टेबल। स्टेबल कौन होगा? वो जो अपनी बात पर टिक जाता हो, आराम से चीजों को देखता और समझता हो, वो होता है स्टेबल। अब सबटल आप जानते हैं, एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्राफ्टी। क्राफ्टी हम लोग किसी भी चालाक पर्सन को बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा चालाकी दिखाते हैं, तो बहुत ज्यादा चालाकी दिखाने वाले जो है वो कहलाते हैं क्राफ्टी। और एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है फ्लाइटी। फ्लाइटी हम लोग किसी भी इरेस्पॉन्सिबल पर्सन को बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाता ना हो, वो इरेस्पॉन्सिबल होता है और वही फ्लाइटी कहलाता है। तो फिर बोल रहा हूं कि मेरी क्लासेस में हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जो वर्ड्स और मीनिंग्स मैं उनके बताता हूं वो आप नोट करते हुए चलें। चलिए बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। और इस बार जो हमारा इडियम है वो है पुल आ फास्ट वन। पुल आ फास्ट वन, पुल आ फास्ट वन जो इडियम है स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है ट्रिक समवन, है ना। किसी के साथ जो है कोई ट्रिक खेलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरों को लूटने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ट्रिक या चालबाजी करके। तो जब आप किसी को धोखा देने की कोशिश करें चालबाजी करके, तब एक इडियम का इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है, वो है पुल आ फास्ट वन, किसी को ट्रिक देकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, और यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो है बी ऑप्शन, ओमिशन। ओमिशन की सही स्पेलिंग होती है OMISSION, और यहां पे तो भाई सिंगल एस ही दे रखा है जो कि सही नहीं है। यहां पर डबल एस का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, है ना। जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत ना हो वो है ऑब्सोलीट। काफी यूज किया जाता है ये वर्ड, लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग आप लोग जानते हैं। एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर स्टूडेंट्स, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है नॉट डिस्कवर्ड, है ना। वो चीज जो ढूंढी नहीं गई है वो ऑब्सक्योर है। वो चीज जो अस्पष्ट है, जो हमें साफ साफ नहीं दिख रही अभी तक, क्योंकि उसे ढूंढा नहीं जा सका है, उसके सॉल्यूशन को पाया नहीं जा सका है, वो हमारे लिए ऑब्सक्योर है। ये सारी मीनिंग्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में वन वर्ड पूछ लिया गया है। जैसा कि मैंने बोला, एग्जामिनर कभी कभी वन वर्ड डायरेक्ट नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता गिव द मीनिंग ऑफ द वन वर्ड, वो इस तरह से बोल देता है कि मैंने जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं। हर बार वो वन वर्ड नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, उनका मीनिंग मुझे बताइए। तो हम समझ जाते हैं कि वो हमसे वन वर्ड पूछ रहा है। और यहां पर हमारा वन वर्ड है
pertaining to an individual from birth, है ना, pertaining to an individual from birth, birth से किसी चीज का हमें पता पड़ रहा है तो वो कहलाएगा congenital। वो हर एक चीज जो पर्सन के जन्म से जुड़ी हुई है वो congenital होती है। क्लियर है? कुछ और वर्ड्स अब दिख रहे हैं, उनके भी मीनिंग में आपको बता देता हूं। एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है एनामोली। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है विसंगति, है ना, कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ प्रॉब्लम है कहीं से, वो एनोमली कहलाती है। फिर एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है हैबिचुअल, इसका मीनिंग आप लोग जानते हैं। एक और वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय के लिए। अगर लंबे समय के लिए कोई चीज है तो वो क्रोनिक है। जैसे बोलते ना, अरे भैया तुम्हें तो क्रोनिक कैंसर हो गया है, यानी तुम्हारा कैंसर बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो सब क्रोनिक कहलाता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और अगला वर्ड जो हमें दे रखा है वो है डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड स्टूडेंट्स, डिसहार्टेंड आपने काफी बार सुना होगा। जब भी आपका दिल टूट जाता है, सपोज आपने 14 फरवरी को किसी लड़की को एक गुलाब दिया, उसने वो गुलाब तोड़ मोड़ के आपके मुंह पर फेंक दिया, अब क्या होगा? आप खुश होगे? नहीं, आप डिसहार्टेंड हो जाओगे, यानी कि आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो डिप्रेस्ड ही डिसहार्टेंड है, ठीक है। तो ये आपको इसका मीनिंग पता पड़ गया है, सिनोनिम पता पड़ गया। तो 14 फरवरी को गलती मत करना, जब तक कॉन्फिडेंस ना हो ना खुद पर, तब तक फूल वूल देने की कोशिश मत करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमसे फिर से नरेशन पूछ लिया गया है, और मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि नरेशन भी एक्टिव पैसिव की तरह ही 2 सेकंड का मेहमान है। आओ देख लेते हैं कैसे। महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन। अब मैं आपको यहां पे देखो ट्रिक आपको यहीं कहीं सिखा देता हूं कि जब भी आपने डोंट या डू नॉट देखा है, समझ जाना कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको नॉट टू दिखाई देना चाहिए। अब देख लो नॉट टू कहां पे है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, किस में है? चौथे में। तो बस यही मेरा आंसर है। महेश एडवाइज रीता नॉट टू प्ले इन द सन। क्या मैंने पढ़े? मैंने नहीं पढ़े यार, मैंने तो केवल एक नजर मारी, मैंने सिर्फ ये देखा नॉट टू कहां है। क्योंकि ग्रामर के बेसिक रूल को बदलने की दम ना आप में है ना मुझ में है। जो रूल्स इंग्लिश ने बना दिए हैं ना, वो रूल्स हम बदल थोड़ी सकते हैं। और नरेशन में ये रूल है कि डू नॉट या डोंट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपको नॉट टू का इस्तेमाल करना है डोंट या डू नॉट को रिप्लेस करके, और वो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है डी ऑप्शन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोम। अब जो हमारा इडियोम है वो है सी आई टू आई। सी आई टू आई है ना, प्रेमी युगल होते हैं ना, प्रेमी जोड़े एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। आंखों में देखते हैं कब? जब दोनों तरफ से हाँ हो जाती है कि मैं तुम्हारा हो गया हूं और तुम मेरी हो गई हो। तो दोनों तरफ से हाँ होना ही सी आई टू आई होता है, यानी हमारा आंसर होगा एग्री विथ समवन, कि तुम जो कहो वो मैंने माना, मैं जो कहूं वो तुम मान लो। बस वही सी आई टू आई इडियोम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब कुछ पोर्शन को अंडरलाइन कर दिया गया है, यानी ये हमारा इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। और अगर हमें इसमें लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, तो हमें आंसर नो इंप्रूवमेंट देना होता है। और ये भी ग्रामेटिकली टफ आ सकता है ना। ग्रामर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जरा टफ कहलाते हैं, और ये नो इंप्रूवमेंट उन्हीं में से एक का हिस्सा होता है।
चलिए देख लेते। तो हमारा सेंटेंस है दे स्टॉप्ड अस टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो है डी ऑप्शन में, है ना। यहां पे स्टॉप्ड टू लाफ नहीं आएगा। मैं यहां पर आपको एक रूल सिखा देता हूं। वो रूल ये है कि जब हम वर्ब चैप्टर, जब मेरे बैच यहां पर शुरू होंगे तो मैं आपको वर्ब 3 चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस और मॉडल वर्ब। ये तीनों अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर हैं जो वर्ब चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने होते हैं। और जब मैं आपको वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद जिरंड आता है, ना कि इन्फिनेटिव। और जिरंड क्या होता है? जिरंड होता है वर्ब की 4th फॉर्म। तो यहां पर स्टॉप्ड टू लाफ की जगह क्या होना चाहिए? स्टॉप्ड लाफिंग। क्लियर है? बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं धीरे धीरे आपको बताता हुआ चलूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, फिलहाल जो रूल्स मैं बता रहा हूं अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और हमें इनमें से बताना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, और वो है यहां पर डेलीगेट, है ना। डेलीगेट की स्पेलिंग ये नहीं है, GATE का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहां पर जो डेलीगेट की स्पेलिंग है वो गलत है। बाकी रेबल, एडिबल और मोनार्च की स्पेलिंग अपनी जगह सही लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर से हमसे ग्रामर पूछ ली गई है। क्लियर है? और हमारा सेंटेंस है द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। अब मैं यहां पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बोथ जो है ना, जब हम लोग इंग्लिश में कंजंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ते वक्त हम इस बोथ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो ये पढ़ते हैं कि बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, कि अगर किसी सेंटेंस में बोथ आया है तो ये बोथ आगे जाकर दूसरे सेंटेंस को एंड से जोड़ेगा। लेकिन फिलहाल यह कंजंक्शन की बात नहीं है। यहां पर बोथ को एक प्रोनाउन की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो जब ऐसा होता है तो दा बोथ नहीं होता, तब होता है बोथ दा, क्योंकि ये यहां पर एक प्रोनाउन की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और प्रोनाउन आर्टिकल के बाद नहीं आएगा, प्रोनाउन आर्टिकल के पहले आने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये रूल आपके दिमाग में सेट हुआ। बाकी जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो इन सबको बहुत डिटेल में स्टडी इनकी करनी पड़ेगी हमको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Select the most appropriate one word substitution for the given group of words। फिर से हमसे वन वर्ड पूछा गया है और इस बार जो सेंटेंस है वो है टू इंक्रीज द स्पीड। अरे आप सब लोग बाइक चलाते हो ना, सब लोग कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, और पीछे आपका दोस्त बैठा हुआ है। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा अरे भैया गाड़ी तेज चलानी है तो जरा एक्सीलेटर पे पैर जोर से दबा दो। तो एक्सिलरेट करना ही कहलाता है स्पीड को इंक्रीज करना। इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, एक्सिलरेट। लेकिन मैं यही नहीं रुकने वाला, ये जो बाकी के वर्ड्स है इनके भी मीनिंग में आपको बता देता हूं। एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट। जैसे कि भाई आपके पापा ने बोल दी अरे आज तो बाहर खाना खाने चलेंगे, या फिर आपको टूर मिल गया, कोई भाई आपको टूर मिल गया फ्री में अमेरिका जाने का, तो आपके अंदर जो एक्सिलरेशन है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा
एक्साइटमेंट से भर जाएंगे, वही एक्सेलरेट होता है। और एक और वर्ड दिखाई दे रहा है टफ वाला, एक्टिवेट तो आप लोग जानते हैं। एक और वर्ड दिखाई दे रहा है एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है समावेश करना, है ना, चीजों को अपने अंदर ले आना, समावेश कर लेना ही कहलाता है एसिमिलेट। चले, तो जो कॉपी पेन आप लेकर बैठे हैं ना, उनमें ये सब नोट करते जाइए, क्या पता कौन सा वर्ड कब आ जाए। और हमने तो एसएससी का ये ट्रेंड देखा है कि एसएससी क्या करता है, जो प्रीवियस वोकैब्स हैं वो रिपीट करता है। और अगर एसएससी प्रीवियस वोकैब रिपीट कर रहा है तो ये जो क्लासेस चल रही हैं महाअभ्यास, ये आपके लिए एक बून है। क्योंकि महाअभ्यास के पूरे सेक्शन अगर आपने मेरे देख रखे हैं तो मैं वो सारी वोकैब्स कवर करवा रहा हूँ जो पहले आई हुई है या 2019 में पूछी गई है। तो जिन्होंने अभी तक इसके पहले की क्लास यानी 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च की शिफ्ट्स नहीं देखी हैं तो जाकर फटाफट एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर उन्हें जाकर देख लीजिए, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि आपके एग्जामिनर ने किस तरह की वोकैब्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे पूछे थे। क्योंकि 50% एग्जामिनर हमें प्रीवियस ईयर की ही वोकैब एग्जाम में देता है, तो बस हमारा काम आसान हो जाता है वहां से। चलिए, अब हमसे फिर से पैराजंबल पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, और यहां पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो है डी ऑप्शन, CABD। अब ये होगा क्यों, मैं बताता हूं, गौर से देखते जाइए। मैंने कहा था ना पैराजंबल भी 1 या 2 सेकंड में ही सॉल्व हो सकते हैं अगर हमने सही से दिमाग लगाया है तो। अब यहां पर दे रखा है दीज आर जनरेटेड। दीज एक प्रोनाउन है जो कि किसी ना किसी प्लूरल नाउन को रिप्लेस करके आया है। इसका मतलब सेंटेंस में कोई प्लूरल नाउन है तो नियति ये बोलती है, रूल ये बोलता है, इंग्लिश ये बोलती है, जाओ पहले उस नाउन को ढूंढो। तो ए हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर भी सेंटेंस को पढ़ो, वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड। दे भी जो है मुझे ये बता रहा है कि पहले कहीं कोई प्लूरल नाउन आया हुआ है, उसी की जगह तो दे नाम का प्लूरल प्रोनाउन आया है, तो ये भी मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। स्प्रेडिंग दस दे, ये देखिए फिर से आया है दे मुझे फिर बता रहा है कि भाई डी भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो वो दे है क्या, वो दे है सी ऑप्शन। A tsunami is made up of a series of very long waves, और वो सी ऑप्शन से स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है और सी के बाद आएगा ए। These are, ये जो लॉन्ग वेव्स हैं ये कैसे जनरेट होती है, These are generated by a violent undersea disturbances और ocean activity। तो सुनामी आती है, आपने देखा ना जापान में सुनामी आई, श्रीलंका में सुनामी आई, हमारी चेन्नई तक के काफी सारा नुकसान इस सुनामी ने किया है। तो ये क्या होता है, वायलेंट अंडरसी डिस्टर्बेंस, सी समुद्र के नीचे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से होती है। और ए के बाद होगा बी, वंस जनरेटेड, आर जनरेटेड, वंस जनरेटेड, तो आर जनरेटेड वंस जनरेटेड को फॉलो कर रहा है ना, तो बी होगा वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड ऑन द ओशियन सरफेस इन ऑल डायरेक्शन। फिर ये पूरे डायरेक्शन में फैलने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद हमारा आंसर होगा डी, स्प्रेडिंग दस, जब ये फैल जाती हैं, स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक रिपल्स कॉज्ड बाय थ्रोइंग ए रॉक इन ए पॉन्ड। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई तालाब है, पॉन्ड है, और आपने उसमें एक पत्थर फेंक दिया तो क्या होगा, पूरी एकदम लहरें सी बन जाती हैं, गोल 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 लहरें। बस वही सुनामी के साथ भी होता है। तो आपने देखा मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया, बल्कि 2 सेकंड में आपको इसका आंसर बता दिया। इसी तरह से आपको पैराजंबल सीख जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमसे सिनोनिम पूछ लिया गया है और हमारा जो वर्ड है वहां पे वो है कॉर्डियल। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस कॉर्डियल का मीनिंग बता देता हूं। उसका मीनिंग होता है
फ्रेंडली एंड पोलाइटली। ठीक है, कोई पर्सन बहुत फ्रेंडली है, पोलाइटली है, तो वो पर्सन कॉर्डियल है। जैसे कि कुछ दोस्त आपके होते हैं ना, आते से अरे मेरा भाई कैसा है, तू मेरा भाई है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, तो वो कॉर्डियल होते हैं। उन्हें हमेशा जो है दूसरों के साथ हंसी खुशी बांटना अच्छा लगता है, वो एक दोस्ताना व्यवहार मेंटेन करते हैं, तो वो कॉर्डियल होते हैं। तो भैया क्या होगा, वो बहुत अच्छे शांत होते हैं, उनके साथ रहने में हमें मज़ा भी बहुत आता है। तो ऐसे पर्सन होते हैं, सिनोनिम पूछा है वार्म, है ना, वार्म पर्सन होते हैं, इनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है ना। ये रूड, हार्ड और कोल्ड नहीं हो सकते। ये तीनों तो इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से हमसे फिलअप पूछ लिया गया है और हमारा सेंटेंस है हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी। हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी। वो पूछ रहा है क्या आपने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। कितना आसान था ये, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अप्लाइड। वो पूछ रहा है क्या भैया तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। अब वो हाँ या ना में जवाब दे देगा। तो कभी कभी एग्जामिनर बहुत सिंपल तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए देख लेते हैं। तो क्या आपको लगा कि एसएससी टफ है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एसएससी टफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि एक ऐसा एग्जाम जो केवल 3 से 4 महीने की मेहनत में निकल सकता है, वो यही है एसएससी। और ये ऐसा एग्जाम है जो आपके कंधों पर सितारा लाएगा, आपकी समाज में इज्जत बनाएगा। आप अगर किसी से बोलो कि मैं किसी बैंक में पीओ हूं या मैं किसी बैंक में क्लर्क हूं, और अगर आप किसी को बोल दो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, तो आप खुद देख लेना कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। एक छोटी सी कहानी में आपको बताता हूं कि एक बार ऐसा ही हुआ कि मुझे गुड़गांव में किसी दोस्त की शादी में जाना था। एक फैकल्टी थे मेरे साथ, उनकी शादी में जाना था। अब हुआ ये कि उनकी शादी में जाते वक्त मैंने देखा भाई ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो कि दिल्ली में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीआई इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टेड है। तो मैंने बोला यार एक कुछ नाम है उसका, नाम बताना ठीक नहीं। तो मैंने कहा सुन यार एक काम कर, तेरे पास बाइक है, अपन बाइक से चलते, चल तुझे भी शादी में खाना खिला के लेके आता हूँ। तो वो कहने लगा ठीक है। वो आया, हम दोनों गए शादी में, और वहाँ काफ़ी सारे फैकल्टीज़ थे, उन लोगों से मिला, सब लोग मुझसे मिल रहे थे। मैंने बोला ये है मेरा स्टूडेंट एक्स, जो भी नाम था उसका, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने बोला ये है मेरा स्टूडेंट सीबीआई इंस्पेक्टर दिल्ली। अरे बाप रे, पूरी सिचुएशन ही बदल गई, पूरा माहौल ही बदल गया। अब जो है कुछ लोग उठ के उसके लिए पानी का गिलास भी लेके आ रहे थे। तो उस पद को लेने के लिए आपको 4 महीने 5 महीने तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम हमसे पूछा गया है और हमारा जो वर्ड है वो है क्वेश्चन नंबर 19 का हैस्ट, है ना, HAST, हैस्ट। और हैस्ट का मतलब होता है शीघ्रता, है ना। किसी भी चीज की जल्दबाजी, शीघ्रता हेस्ट कहलाती है। एक आजकल सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे, मनी हीस्ट। ये वो हीस्ट HEIST हीस्ट नहीं है, ये HASTE हैस्ट। इसका मतलब होता है जल्दबाजी या शीघ्रता। अब इसका एंटोनिम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका एंटोनिम होना चाहिए डी ऑप्शन, डिले। क्योंकि अगर हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी, शीघ्रता, तो ऑपोजिट होना चाहिए डिले, लेट। क्लियर है? DLAY, यहाँ पर ये F ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर F की जरूरत नहीं है, DLAY से हमारा काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। यानी फिर से हमसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ लिया गया है और ये भी ग्रामर का पार्ट होता है। तो आओ देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है इफ दे विल गेट मैरिड, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। इफ दे विल गेट मैरिड। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद नहीं है, एक होता है टू मैरी और एक होता है टू गेट मैरी। अब इन दोनों में फर्क समझना। टू मैरी का मतलब होता है शादी करना। जब पर्सन खुद ही करता है तो वो टू मैरी का यूज करता है, ठीक है। अगर पर्सन खुद ही करता है तो वो टू मैरी का यूज करता है, और अगर उसकी शादी करवाने की कोई बात करता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है टू गेट मैरी, है ना। फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूं, सुनते जाना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग इंग्लिश में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन नाम के चैप्टर को पढ़ते हैं तब इस छोटी सी चीज को मैं समझाता हूं। तो समझना कि हम खुद अगर शादी करेंगे तो वो टू मैरी होगा, लेकिन अगर कोई शादी किसी के करने की बात करता है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी शादी करवानी है, तो गेट मैरी वहां पर यूज होगा। तो यहां पर जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया यहां पर इफ दे गेट मैरिड का इस्तेमाल होगा, दे विल गेट मैरिड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मूव कर जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमेशा होता है क्लोज पैसेज। आगरास मार्बल, आगरा का जो मार्बल है जिसे मार्बल लोग बोलते हैं, हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन, है ना। तो आगरा का जो मार्बल है जिसे मार्बल नॉर्मली बोला जाता है, उसकी प्रेजेंस जो है जितने भी मॉन्यूमेंट्स और दूसरे हैं उन सब से ज्यादा है ना। उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा देन, और देन आएगा क्यों? क्योंकि यहां पर आगरा के मार्बल की कंपैरिजन की जा रही है बाकी सारी चीजें, जो बाकी सारे अलग अलग टाइप के जो पत्थर हैं उनसे। और जब भी कंपैरिजन की जाती है वहां पर हमारे पास देन नाम का एक वर्ड होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 पर, देन अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रिलीगेटेड। एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है रिलीगेटेड। रिलीगेटेड का मतलब होता है, मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं, निर्वासित। निर्वासित, निर्वासित यहां पर एक ऐसा वर्ड है स्टूडेंट्स, यहां यह बोला जा रहा है कि जो आगरा का मार्बल है उसकी तो वैल्यू है, लेकिन जो और दूसरे पत्थर हैं वो जरा थोड़े कम वैल्यूबल हैं, वो निर्वासित टाइप के, उन पर लोग ध्यान नहीं देते। एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ओब्लिवियन। स्टूडेंट्स ओब्लिवियन का मतलब होता है स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग। ये इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग इन वर्ड्स को याद कर लो। ये वर्ड्स हमारे काम आ सकते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं। तो जो आगरा का मार्बल है उसकी तो प्रेजेंस है, लेकिन जो बाकी कुछ और वर्ड्स है ना, उनकी उतनी प्रेजेंस नहीं है। बाकी कुछ और डिफरेंट टाइप के स्टोन से उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन में फिट होगा, इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड डैश ओब्लिवियन, तो होगा टू ओब्लिवियन, है ना। कि जो बाकी के मॉन्यूमेंट्स हैं जो किसी और पत्थर से बने हैं वो धीरे धीरे स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। चलिए 23rd पर जाता हूं। अमंगस्ट सच 60 ऑड मॉन्यूमेंट्स, ऐसे 60 मॉन्यूमेंट्स हैं जो हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते, इन डैश टाउन, इन
द टाउन। और द क्यों यूज होगा? क्योंकि द मैंने बताया था कोई नाउन जो पहले आया हो उसे स्पेसिफिक करने के लिए द का इस्तेमाल राइटर करता है। तो द टाउन मतलब आगरा की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर द लगाकर आगरा को स्पेसिफिक किया गया है। फिर आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 के बाद 24 पे आ जाते हैं। द रेड ताज इज द डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड, है ना। तो इन सब में एक है लाल ताज, छोटा सा कोई मॉन्यूमेंट है, रेड ताज उसे बोलते हैं, वो बहुत प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन वो प्रिजर्व्ड है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा एलिगेंट, है ना। इन्हीं अलग अलग टाइप के पत्थर से बना हुआ है एक रेड ताज, और एलिगेंट का मतलब होता है यहां पर स्टाइलिश इन अपीयरेंस, है ना। ये जो रेड ताज है ये बहुत स्टाइलिश है अपीयरेंस में, लेकिन चूंकि मार्बल नहीं है तो उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं है। अब 25 पर चले जाते हैं। By Anne Hassing, the tomb in red sandstone was dashed by Anne Hassing, widow of a Dutch officer of his death in 1803। तो ये जो रेड सैंडस्टोन में एक टॉम बना हुआ है ना, ये किसने बनवाया है? वॉस बिल्ट। यहां पर जो वर्ब चाहिए वो बिल्ट चाहिए। अब बिल्ट कैसे चाहिए बता देता हूं। टॉम्ब को बिल्ट किया गया है, टॉम्ब खुद बिल्ट नहीं हुआ है, मतलब सेंटेंस पैसिव है। पैसिव है तो वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे हम लोग ग्रामर से भी कर सकते हैं सॉल्व, और लॉजिक लगाकर भी कर सकते हैं। तो वॉज बिल्ट बाय एन हैसिंग, जो कि एक विडो थी डच ऑफिसर की, और उनकी मौत के बाद उनकी याद में इसे बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन पूरा आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हुआ होगा, और कल फिर इसी टाइम पर मैं आपसे मिलूंगा, और कल से लेक्चर को थोड़ा और एग्जॉस्टिव में बनाने वाला हूं। हर एक वर्ड की मीनिंग में आपको देने वाला हूं ताकि आपको हर चीज़ समझने में आसानी हो जाए। याद से इस क्लास की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस क्लास की लिंक पहुंच सके। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। गुड नाइट।